आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लगाई फटकार, कहा आपको कैसे पता कि चीन ने 2000 किलोमीटर जमीन कब्जा ली है। कमल हासन के निशाने पर रही केंद्र सरकार, बोले शिक्षा ही तोड़ सकती है तानाशाही की जंजीरें। बालासोर छात्रा आत्मदाह मामले में 2 और की गिरफ्तारी, एक आरोपी संगठन एबीवीपी का नेता। पहले मराठी सिखाओ, अगर अकड़ दिखाएं तो मारो, राज ठाकरे ने मन से कार्यकर्ताओं को दी खुली छूट। शिबू सोरेन के निधन पर लालू प्रसाद यादव की पहली प्रतिक्रिया, कहा दलित और आदिवासियों के महान नेता थे। भारत से चिढ़ा ट्रंप का खास, दे डाली अब 100% टैरिफ की धमकी, जंग की फंडिंग का लगाया आरोप। अब समाचार विस्तार से। भारत चीन तनाव पर की गई एक टिप्पणी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाई है। 2022 की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने ये बयान दिया था। इसे लेकर दर्ज मुकदमे को निरस्त कराने पहुंचे राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने खरी खोटी सुनाई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल लखनऊ में चल रहे मुकदमे पर रोक लगा दी है। सर, राहुल गांधी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप सदन में क्यों नहीं उठाते, चाइना में जो 2000 गज जमीन जो उन्होंने कब्जा कर लिया उसको लेकर के। देखिए, क्या कहा क्या नहीं कहा मुझे नहीं मालूम है पूरी तरह, इसलिए मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया तब तक नहीं दूंगा। जहां तक सवाल है राहुल गांधी का, आज अगर सबसे निर्भीक, निडर, साहसी आवाज मोदी सरकार के खिलाफ कुछ उठ रही है तो उसका नाम है राहुल गांधी। तो हमें गर्व है अपने नेता पे, जो भी देश हित में, जनहित में है वो उठा रहे हैं। साउथ के अभिनेता कमल हासन एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। एक्टर हाल ही में सुपरस्टार सूर्या की अग्रम फाउंडेशन की 15वीं सालगिरह में शामिल हुए। यहां पर कमल हासन ने शिक्षा के मुद्दे को उठाते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कमल हासन ने कहा कि शिक्षा ही एकमात्र हथियार है जिससे तानाशाही और सनातन विचारधारा जैसी जंजीरों को तोड़ा जा सकता है, जिसके बाद भाजपा की प्रतिक्रिया सामने आई है। कमल हसन जी को यह याद दिलाना चाहता हूं कि आज की तारीख में 5000 साल से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा से हमारी संस्कृति बुद्ध भगवान से होती हुई, रामचंद्र जी से होते हुई आज की तारीख में यहाँ पर आई है। एक ऐसी सभ्यता जो कभी मिटी नहीं। इजिप्ट मिट गया, सीरिया मिट गया, लेकिन हमारा भारत नहीं मिटा। इसको और इसका एक ही श्रेय है सनातन धर्म। आज हर समय से चला आ रहा है, इसका ना आदि है ना अंत है, और इसके लिए हम लोग को श्रेय देना चाहिए हमारे महापुरुषों का, जिसने इसको निरंतर आगे बढ़ाया है। इसको तोड़ने के लिए कोई भी काम नहीं कर सकता और कोई भी चीज नहीं कर सकती। और जहां तक शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली को हम लोग को अपने कल्चर के अनुसार करना चाहिए। और इसमें मैं समझता हूं धार्मिक और धार्मिक मतलब रिलीजन कभी कभी नहीं होता। धर्म का मतलब होता है कि हम लोग अपनी चीजें अच्छी तरह करें अपने कल्चर के अनुसार। 7 अगस्त को दिल्ली में विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक को लेकर राज्यसभा सांसद व शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने व्यक्तिगत रूप से सभी प्रमुख नेताओं को आमंत्रित किया है, जिसमें उद्धव ठाकरे का नाम भी शामिल है। देखिए 7 तारीख को इंडिया ब्लॉक की मीटिंग है और राहुल गांधी जी इस मीटिंग के निमंत्रक हैं। राहुल गांधी जी ने सबको खुद फोन करके निमंत्रण दिया है, उसमें उद्धव ठाकरे जी भी है। तो उद्धव ठाकरे जी दिल्ली में उस बैठक के लिए आएंगे। 7 तारीख की जो बैठक है, उद्धव जी 6 तारीख को दिल्ली में आएंगे और 8 तारीख तक दिल्ली में रहेंगे। मीटिंग में भी शामिल होंगे, सबसे मिलेंगे। संसद भवन में हमारा जो पार्टी का नया कार्यालय बना है वहां भी जाएंगे और दिल्ली में जो प्रमुख नेता है उनसे मिलने की हम कोशिश करेंगे। किन सब बातों में चर्चा होगी सर? किन सब बातों में चर्चा होगी मीटिंग में? बहुत सी बातें हैं ना। सबसे बड़ा तो एसआईआर है, ऑपरेशन सिंदूर है, ट्रम्प का टैरिफ है, देश की स्थिति है, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव को लेकर सभी बातें एजेंडे पे है और हम सब पर बात करेंगे। अगर इतने बड़े नेता दिल्ली में इंडिया ब्लॉक के बैठक में शामिल हो रहे हैं तो सब बातों पर चर्चा हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली में बहुत से लोग हैं जिनका बार बार आना नहीं होता है।
ओडिशा के बालासोर में स्थित फकीर मोहन कॉलेज की एक छात्रा की सुसाइड करने के मामले में ओडिशा पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए कॉलेज लोगों में कॉलेज का एक छात्र ज्योति प्रकाश बिस्वाल और एक छात्र संगठन ABVP के राज्य संयुक्त सचिव सुब्रा संवेद नायक शामिल हैं। रविवार की रात को इन्हें बालासोर के उपमंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट के आवासीय कार्यालय में पेश किया है, जिसके बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एक लड़की की देहांत हुई है। लगातार 15 दिन से सरकार को जो करना है, सरकार जी तोड़ मेहनत किया ये बच्ची को बचाने के लिए। मेडिसिन बाहर से लाए, चिकित्सा के लिए हम लोगों ने दिल्ली ले गए, त्वरित ले गए, 24 घंटा के अंदर एयरलिफ्ट किए और आज भी परिवार के साथ सरकार खड़ी हुई है। जो भी परिवार को जरूरत होगी सरकार उनको पास पहुंचाएंगे और एक गरीब परिवार जो अपनी बेटी खो चुकी है और समाज को अपील कर रही है कि एक आम आदमी के तरह मुझे जीने दो, मैं सारा उड़ीसा के लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ उन लोगों को आराम से जीने दो और जिसको उसको सहायता करना है वो अपनी पैर से कैसे खड़ा हो उसके लिए अपने हेल्प कर। पॉलिटिक्स हो रहा है, आपका रेजिग्नेशन डिमांड कर रहे हैं ऑपोजिशन। देखिए ये तो आम बात है कि मेरी रेजिग्नेशन से अगर किसी बच्ची का जान आ जाती वापस, मैं 100 बार ऐसे रेजिग्नेशन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कोई मरते हुए बच्ची के ऊपर राजनीति करे उड़ीसा में वो मुझे पसंद नहीं। मैम कितना रुपए का सहायता मिली है उनके घर के परिवार को? देखिए परिवार के साथ सरकार खड़ी है, जो भी करना है हम लोग करेंगे। आगे भी 15 दिन से जो करना हमको पड़ा वो करे हम। एयरलिफ्ट 24 आवर्स में हमने एयरलिफ्ट किया। चिकित्सा में 1 भी रुपया का कमी नहीं हुई। मेडिसिन बाहर से लाके दिए। ये मैं आश्वस्त करती हूँ सरकार की तरफ से जो भी जरूरत पड़ेगी हम सब करने के लिए तैयार हैं। महाराष्ट्र में आगामी BMC और स्थानीय निकाय चुनाव नजदीक आ रहे हैं। इसको लेकर राजनीतिक दल राजनीति बनाने में जुटे हुए हैं। इस बीच MNS एक अलग ही रंग में दिखाई दे रही है। वो मराठी भाषा का झंडा बुलंद किए हुए है, जिसके जरिए सियासी पारा बढ़ा हुआ है। MNS प्रमुख राज ठाकरे ने आज अपने पदाधिकारियों की बैठक बुलाई और मराठी भाषा को लेकर कार्यकर्ताओं को सीधा मैसेज दिया है। उन्होंने उन्हें बताया कि पहले लोगों को मारना नहीं है और उन्हें समझाना है। अगर वे अकड़ दिखाते हैं तो फिर जिस तरह का रवैया अपनाया जाता है वैसा ही करना है। राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के साथ आने को लेकर कहा, अगर हम दोनों भाई 20 साल बाद साथ आ सकते हैं तो फिर आपस में क्यों झगड़ रहे हो। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बीच कोई विवाद रखने की बजाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दीजिए। मुंबई में हमारी पार्टी सबसे मजबूत है। इस बार मुंबई महानगर पालिका की सत्ता हमारे हाथ में आएगी। किसके साथ गठबंधन करना है यह मुझ पर छोड़ दीजिए। उचित समय पर उचित निर्देश दिए जाएंगे। मराठी मुद्दे पर राज ठाकरे ने पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बिना वजह किसी को मत मारो, पहले समझाओ। अगर वे मराठी सीखने और बोलने को तैयार हैं तो उन्हें सिखाओ, लेकिन अगर वे अकड़ दिखाते हैं तो भविष्य में भी ऐसा ही रुख अपनाओ, वीडियो मत बनाओ। इसके अलावा उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश देते हुए कहा कि वोटर लिस्ट को लेकर विशेष रूप से काम करें और जांच शुरू करें। चुनाव की तैयारियों के तहत पुराने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को साथ लेकर आगे बढ़ें। दिल्ली के उच्च सुरक्षा वाले चाणक्यपुरी इलाके में एक गंभीर घटना घटी है, जहां सांसद सुधा रामकृष्णन की कीमती चेन छीन ली गई। सांसद सुधा तमिलनाडु भवन में रहती हैं। आज सुबह जब वो वॉक करने निकली थी तब ये घटना हुई। घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया है और जांच प्रक्रिया जारी है। देश के अंदर जब ये कहते हैं कि महिला सुरक्षा, महिला, जब एक सांसद इतने सुरक्षित क्षेत्र में सुरक्षित नहीं है तो देश के अंदर अन्य भागों में क्या हाल हो रहा है ये सबके सामने है। तो कानून व्यवस्था तो ध्वस्त है। आज सरकार पूरी तरीके से चरमरा चुकी है हर उसके ऊपर। लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की रक्षा के लिए बात करने को तैयार नहीं है। अगर लोकतंत्र नहीं बचेगा तो पार्लियामेंट का क्या होगा? पार्लियामेंट के कोई मायने नहीं रह जाते अगर लोकतंत्र ही नहीं रहेगा। लेकिन सर आप इस मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं? आप चुनाव आयोग कह रहा है कि 2 एपिक कार्ड है तेजस्वी यादव के, तो चुनाव आयोग बताइए ना। चुनाव आयोग कह रहा था कि हमने ऑटो डिटेक्ट कर करके इतने वोट काट दिए, तो ऑटो डिटेक्शन कहाँ गया जिसके अंदर तेजस्वी यादव के 2 कार्ड आपको दिखाई दे रहे हैं? आप बताइए ना, ये जवाब आप दीजिए।
आप अपने मनमाने तरीके से जिसका चाहे वोट बना देंगे, जिसका चाहे वोट काट देंगे। आप एक बहुत बड़े तबके को, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को और मुसलमानों को वोट के अधिकार से वंचित करना चाहते हैं। सर, एक और बड़ा मामला है, वो है बांग्ला भाषा का, जिसको दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशी भाषा बता दी है। इनकी ये मानसिक रूप से विकृत हो चुके हैं। बांग्ला भाषा हमारी भाषा है, बंगाली भाषा हमारी भाषा है। जो बांग्ला भाषी लोग हैं उन सबको बांग्लादेशी ये बता देते हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई हो नहीं सकता देश के अंदर। बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर पर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि सत्तारूढ़ दल जानबूझकर अपनी योजनाएं बनाकर ऐसा कर रहा है ताकि सदन न चल सके। एसआईआर का ये मुद्दा एक बड़ी ही चिंता का विषय है। ये लोकतंत्र से जुड़ा है और भाजपा सरकार इसे कैसे नष्ट कर रही है, ये इतिहास का एक बहुत ही काला अध्याय होगा लोकतंत्र की रक्षा के लिए। ये तो सत्ता पक्ष जानबूझकर सदन न चलने के लिए अपनी योजना बनाकर काम कर रहे हैं। एसआईआर का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, लोकतंत्र से जुड़ा मुद्दा है और लोकतंत्र को जिस तरह से ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की लोकतंत्र को खत्म कर रही है, ये लोकतंत्र का अधिकार जो है किसी दूसरे ने नहीं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है और बहुत बड़ी कीमती चीज है ये। इसके आगे बड़े बड़े लोग हाथ जोड़ते हैं, आकर के वोट मांगते हैं, तो उसको ये लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं और ये बहुत काला इतिहास होगा। इसलिए हम विपक्ष के लोग इस लोकतंत्र को बचाने के लिए सतत प्रयत्नशील हैं और ये इस समय सदन चल रहा है। सदन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा हम देश और दुनिया के लोगों को अपनी बात, अपना संदेशा रख सकते हैं। इससे बड़ा प्लेटफॉर्म लोकतंत्र में नहीं है। हमारे देश का ये लोकतंत्र का विशालतम मंदिर है और जब यहाँ सदन चल रहा है, बैठक हो रही है, तो इससे बेटर प्लेटफॉर्म कहीं हो नहीं सकता। इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए, क्योंकि इतिहास बड़ा खराब इतिहास होगा अगर हम लोकतंत्र को बचा न पाए, तो बहुत खराब इतिहास होगा। उससे बचने के लिए हम सभी लोग अपने कर्तव्यों को पालन करते हुए सतत प्रयत्नशील हैं। पीडीए पाठशाला विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता फरहाद आलम के खिलाफ एफआईआर होने के बाद सपा सांसद रामगोपाल यादव का बयान सामने आया है। रामगोपाल यादव ने कहा कि जब यूपी में अज्ञानी और छोटी मानसिकता वाले लोग सत्ता में बैठे हैं तो ऐसी चीजें रोज होती हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन लगातार जो बयानबाजी गलत कर रहे हैं। आज इलेक्शन कमीशन का ये बयान है कि राजनीतिक दलों ने वोट बढ़ाने के लिए, कटवाने के लिए कुल 1000 समथिंग बताया वो आवेदन किए। इलेक्शन कमीशन ने ऑनलाइन और उनकी वेबसाइट भी है वोट बढ़ाने के लिए, उस पर हर जगह वोट पड़ रहे हैं। ये 100% गलत है। हम अपने कुछ ऐसे जिलों में जानते हैं जहां एक एक जिले में कई हजार वोट ऑनलाइन बढ़ा चुके हैं। तो इलेक्शन कमीशन का ये बयान लोगों को ये बताने के लिए, दर्शाने के लिए कर रहा है कि पॉलिटिकल लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है। 100% झूठ है, 100%, 99 भी नहीं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का आज निधन हो गया। 81 साल की उम्र में दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन पर राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। तमाम नेताओं की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी इस पर दुख जताया है। स्वर्गीय शिबू सोरेन का देहावसान हो गया है। वो दलित और आदिवासियों के महान नेता थे और हमसे काफ़ी उनका घनिष्ठ संबंध था। बहुत अफसोस है। हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके आत्मा को और उनके आश्रितों को
सबको सांत्वना देते हैं। क्या थे लालू जी हेमंत सोरेन से बातें हुई इस विषय पर? नहीं सर, बात नहीं हुई है, बात का शिबू सोरेन जी नेता थे सब लंबे समय कितनी बड़ी क्षति है सर राजनीति के लिए, कितनी बड़ी क्षति है? बहुत बड़ी क्षति। लंबे समय तक आप दोनों साथ काफी लंबे समय तक। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट को लेकर एसआईआर किया है, जिसको लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। आरजेडी नेता और सूबे के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, जिसे चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया। इसके बाद आरोप लगे कि तेजस्वी के पास 2 वोटर ID कार्ड हैं, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस जारी किया है। अब इसके बाद भाजपा के नेता उन पर हमलावर हो गए हैं। एसआईआर के मुद्दे पर हम लोगों के भी बहुत सारे ऑब्जेक्शन हैं। जिस प्रकार बिहार में लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी यादव के 2 एपिक नंबर मिले हैं, इसके अलावा माले के भी जो सांसद हैं उनकी पत्नी के भी 2 एपिक नंबर मिले हैं, एक आरा विधानसभा से, एक अगियाव विधानसभा से। यह बताता है कि जो इंडिया ब्लॉक के नेता हैं उन्होंने बड़े पैमाने पर फर्जी वोटर बना के रखे हैं। अगर नेता प्रतिपक्ष ने अपना फर्जी वोटर बना के 2 वोटर कार्ड ID कार्ड बना के रखा है, अगर माले के सांसद की पत्नी के नाम से 2 वोटर ID कार्ड बने हुए हैं, तो यह बताता है कि इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं को एक साजिश के तहत हर बूथ पर बोल करके ज्यादा से ज्यादा फर्जी वोटर ID कार्ड बनवाए हैं। और एसआईआर में जब वह कैंसिल हो रहा है तो इंडिया गठबंधन के नेताओं की जो बची खुची उम्मीद है कि हम कुछ वोट फर्जी वोटरों से बढ़ा लेंगे, वह भी कैंसिल हो रही है। और इसीलिए इंडिया गठबंधन 10 दिनों से नाटक कर रहा था। राहुल गांधी जिस एटम बम की बात कर रहे थे, वह एटम बम खुद तेजस्वी यादव ने फोड़ा कि उसके पास 2 वोटर ID कार्ड हैं। क्या इस विषय पे जो मुद्दे हैं सबके सामने हैं, सब बातें होनी चाहिए, लेकिन दिक्कत ये है कि ये लोग जो एसआईआर का विरोध करते हैं उनके 1.5 लाख BLA हैं। उनमें से एक ने भी किसी बूथ पर ऐतराज नहीं किया कि हमारे यहां गलत नाम की एंट्री हुई है। जितने भी बिहार में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कांग्रेस है, आरजेडी है, माले हैं, कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, सभी पार्टियों के BLA बने हुए हैं। वहां पर ऐतराज नहीं किया जा रहा है क्योंकि ये अपने फर्जी वोटरों को चाहते थे कि रहें, और अब एक्सपोज हो जाएंगे। अगर BLA वहां पर यह प्रश्न उठाएगा तो जाहिर बात है कि वहां पे एक्सपोज हो जाएगा, और उसी से बचने के लिए यह बिहार के बूथ पर शिकायत नहीं कर रहे हैं, दिल्ली में आके नाटक करने का काम कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में अक्सर तेजस्वी यादव की आलोचना करने वाले पूर्णिया सांसद पप्पू यादव इस बार अप्रत्याशित रूप से उनके बचाव में उतर आए हैं। चुनाव आयोग द्वारा तेजस्वी यादव को नोटिस भेजे जाने पर पप्पू यादव ने आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए भाजपा का प्रवक्ता करार दिया है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी की बिहार यात्रा को गरीबों की आवाज बताया और भाजपा पर सनातन धर्म के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप भी लगाया है। इलेक्शन कमीशन को कोई धंधा है, ये बीजेपी और मोदी जी ये लोग इतना कंफ्यूजन पैदा करते रहते हैं, तब तो कोई बात नहीं। कहा जाता है ना कि बोलने के क्रम में कुछ चीज़ें हो, तो इलेक्शन कमीशन अलाउद्दीन के चिराग है, नोटिस भेज के कौन सी ये कर देंगे। इलेक्शन कमीशन खुदे संदिग्ध कमीशन है। अब खुद ही उन्होंने बता दिया है कि हम किसी भी परिस्थिति में हम बीजेपी के प्रवक्ता हैं। खत्म कर लिया इलेक्शन कमीशन। सूप बाजत अब बाजत चलनियों बाज है। अब नोटिस भी आप पहले ही बीजेपी के प्रवक्ता जो बोलते हैं वो बाद में आप भेज देते हैं, ये तो गलत है, ये सही नहीं है।
केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कहा कि जो SIR को लेकर विरोध कर रहे हैं वो चुनाव में फर्जीवाड़ा चाहते हैं। ये चुनाव आयोग का फैसला है और चुनाव आयोग का जो फैसला है वो बिल्कुल सही है क्योंकि संविधान के अनुकूल है। संविधान कहता है कि जो इस देश का नागरिक है वो ही इस देश का मतदाता होगा। सर बराबर प्रोटेस्ट कर रहा है। कोई SIR जो है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो फर्जीवाड़ा चाहते हैं चुनाव में, और चुनाव आयोग का फैसला है, और चुनाव आयोग का जो फैसला है वो एकदम सही है फैसला, इसलिए कि संविधान के अनुकूल है। संविधान कहता है कि जो इस देश का नागरिक है वही इस देश का मतदाता होगा। ये हर देश में है। आप ये चाहते हैं कि जो इस देश का मतदाता नहीं है, जो इस देश का नागरिक नहीं है और अपने को नागरिक इस देश का होने का कोई प्रमाण नहीं दे सकता है, उसको भी वोटर लिस्ट में रखिए। ये कहाँ होता है? कौन सा देश में होता है? पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता है। अब आपने देखा अभी कि बिहार में माननीय विरोधी दल के नेता हैं, मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। पूरा होना नहीं होना वो अलग बात है, लेकिन सपना वो पाल के रखे हुए हैं। कई जगह अपने आप को मुख्यमंत्री वो घोषित करते हैं कि हमको मुख्यमंत्री बनाइए, ये हम काम करेंगे। तो खैर वो उनका है, लेकिन अब उनका भी फर्जीवाड़ा आप लोगों ने देख लिया, पूरे देश ने देख लिया कि गलत इपिक नंबर पर अपना वोटर लिस्ट निकाल रहे हैं। अरे भाई, सही इपिक नंबर डालिएगा तो सही निकलेगा, गलत डालिएगा तो गलत निकलेगा। तो अब इस तरह के फर्जीवाड़ा को हल्ला करके रोज सच तो नहीं होगा ना। क्या कहा है चुनाव आयोग ने SIR में? 11 विकल्प दिया है। 11 विकल्प से कोई एक विकल्प आप बताइए जिसके आधार पर यह पता चल सके कि आपका जन्म कब हुआ और आप इस देश के नागरिक हैं। बहुत सही बात है, संविधान के अनुकूल है, प्रजातंत्र को मजबूती मिलेगी। इनका क्या मांग है? क्यों मांग है? SIR के विरोध का कारण क्या है? यही ना कि जो फर्जीवाड़ा से वोटर लिस्ट में घुस गया उसको वोटर बनाए रखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक करीबी सलाहकार ने भारत को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि भारत को रूस से तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए। एक न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के सहयोगी स्टीफन मिलर ने आरोप लगाते हुए कहा कि भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन में युद्ध को बढ़ावा दे रहा है। यहां तक कि भारत को 100% टैरिफ की धमकी भी मिली है। व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ और अमेरिकी राष्ट्रपति के सबसे प्रभावशाली सहयोगियों में से एक स्टीफन मिलर ने कहा कि ट्रंप ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत का रूस से तेल खरीदकर युद्ध को फंड करना स्वीकार नहीं है। मिलर ने कहा कि लोग यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि रूसी तेल खरीदने में भारत चीन के साथ जुड़ा हुआ है। यह भी हैरान करने वाला है। हालांकि रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी की धमकियों के बावजूद भारत मॉस्को से तेल खरीदना जारी रखेगा। वहीं यह भी दावा किया गया है कि अगर भारत ने ट्रंप की बात नहीं मानी तो उस पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच अभी तक ट्रेड डील फाइनल नहीं हो पाई है। इसको लेकर दोनों ही देशों के बीच कई बातचीत हो चुकी है। इसी बीच ट्रंप ने भारत पर दबाव बढ़ाने के लिए 25% टैरिफ लगा दिया है। उन्होंने 31 जुलाई को इसकी घोषणा की थी, लेकिन यह घोषणा एक हफ्ते बाद लागू होगा। अमेरिका चाहता है कि भारत कृषि और डेयरी सेक्टर में रियायत दे और इसको लेकर समझौते पर हस्ताक्षर करे, लेकिन भारत इसको लेकर तैयार नहीं है। इसी वजह से दोनों देशों के बीच ट्रेड डील का मामला अटका हुआ है। ट्रंप बार बार धमकी देकर भारत पर दबाव बना रहे हैं। हिंदी समाचार बस यही समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।